चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की फंडामेंटल बैंड्स के बारे में, फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड्स के बारे में। हमने रीजंस कवर कर लिए, उनके जो प्रिंसिपल्स थे कि क्या कौन से फिनोमिना होती है कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जिसमें इंफ्रारेड के बारे में भी हम बात करें। ठीक है, तो इन चीजों को हमने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड की। तो देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड। अभी फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड क्या होता है कि ठीक है, लगातार आप ज्वाइन होते जा रहे हैं, एक साथ ज्वाइन हुआ कीजिए। ठीक है, तो होता क्या है, एट रूम टेम्परेचर एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट। जो रूम टेम्परेचर होता है वहां पर आपका मॉलिक्यूल जो है वाइब्रेट होते रहता है। ठीक है, और इस वाइब्रेशन के कारण जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल होता है मॉलिक्यूल का वो चेंज होता है। ठीक है, और यही फिनोमिना जो है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। अब एक्चुअली में हमको क्या करना है, डिस्कस करना है ये फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड के बारे में। तो देखिए ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल बैंड होते हैं या मोड होते हैं, चलो मैं पहले मोड कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोड ही मैं आपको मेंशन करता हूँ, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। इसमें जो है एक होता है आपका स्ट्रेचिंग मोड और दूसरा होता है बेंडिंग मोड। क्या है, एक है आपका स्ट्रेचिंग और एक है आपका बेंडिंग मोड। और ये जो बेंडिंग मोड होता है इसी को डिफॉर्मेशन मोड भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है आपका स्ट्रेचिंग मोड। इसमें होता क्या है देखना, जब स्ट्रेचिंग की बात करते हैं तो स्ट्रेचिंग का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रेचिंग के लिए बोला जाता है, स्ट्रेचिंग के लिए जो बोला जाता है वो होता है कि इसमें बॉन्ड लेंथ में चेंज होता है। इसमें चेंज होता है बॉन्ड लेंथ चेंज्ड, लेकिन इसमें जो बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल वो चेंज नहीं होता। दैट इज नो चेंज इन बॉन्ड एंगल, नो चेंज इन बॉन्ड एंगल। इज इट क्लियर? सब समझते हैं स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच उसमें आप किसी भी चीज को स्ट्रेच करेंगे उसमें लेंथ में चेंज होता है न कि एंगल में। लेकिन जब आप किसी को बेंड करते हैं तो वहां पर क्या बोला जाता है, तो आप यहाँ पर बोलेंगे बेंडिंग के लिए, यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन बॉन्ड एंगल, चेंज इन बॉन्ड एंगल। और इसके लिए क्या बोलते हैं आप, बेंडिंग में क्या चेंज नहीं होता, इसमें जो है नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ, नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। क्या हम सही बोल रहे हैं, यही होता है। अब देखिए, देखो मेरे को रिप्लाई चाहिए ना, ऐसे नहीं कि आपको छोड़ के क्लास कहीं से कोई लोग बोल रहे छोड़ के चले गए सर, ठीक है, पता ही नहीं चला आप क्या पढ़ाए, वॉइस नहीं आ रहा है। तो अगर वॉइस में प्रॉब्लम होगा, विजिबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम होगा स्क्रीन के, तो आपको कमेंट करना है या फिर आपको सीधा बताना है ना प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो है कितने टाइप का होता है जो स्ट्रेचिंग होता है, एक होता है आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और एक होता है आपका असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ओके, क्लियर? तो आप कब बोलेंगे कि ये जो है स्ट्रेचिंग सिमेट्रिक है और कब आप बोलेंगे कि ये असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है। तो सपोज ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है,
ये लीजिए, और यहाँ पर भी उसी मॉलिक्यूल को लेते हैं, उसी टाइप की चलो मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो हैं एक साइड एक साथ स्ट्रेच करेंगे या फिर वापस भी आएंगे तो एक साथ वापस आएंगे, तो इनका डायरेक्शन जो है वो सेम है। लेकिन असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या हो रहा है, सपोज ये पास जा रहा है, ये बॉन्ड लेंथ छोटा है तो ये जो है इधर पास आ रहा है, तो ये जो है ये वाला मॉलिक्यूल दूर जा रहा है। तो इनमें जो डायरेक्शन है स्ट्रेचिंग का वो अपोजिट है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। समझ आया क्या? यस सर। यस सर। अब जब बॉन्डिंग सॉरी बेंडिंग की बात करें तो बेंडिंग में क्या होता है देखना, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर हम इसको दो टाइप से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है, तो वो है आपका, सपोज इसको ले लेते हैं ऑन दी प्लेन मोड, ऑन दी प्लेन, ऑन दी प्लेन मोड, और एक जो होता है आउट ऑफ द प्लेन मोड। आउट ऑफ द प्लेन मोड, तो आप एक सिग्मा एच जानते हो क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन। यस सर। तो अगर उस सिग्मा एच का जो कैरेक्टर होगा, आप कैरेक्टर टेबल पढ़ते हैं जब, तो सिग्मा एच का जो कैरेक्टर होगा अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसको बोला जाता है कि उस प्लेन का मोड जो है वो ऑन दी प्लेन मोड है। लेकिन अगर इसी सिग्मा एच का जो आपका कैरेक्टर होगा, सिग्मा एच का जो कैरेक्टर होगा अगर वो निगेटिव होता है तो वो आउट ऑफ द प्लेन मोड को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, हाँ सर। यस सर। अब इसको भी दो टाइप से डिवाइड इस किया पॉइंट को एलिब्रेट कर सकते हैं कि क्या ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है सिग्मा एच की जिसकी वजह से क्या एक सेकेंड, सॉरी कुछ क्वेश्चन। सर ये सिग्मा एच की ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से ये ऑन द प्लेन या ऑफ द प्लेन मोड में है? देखो अभी जब मैं इसको क्लासीफाई करूंगा तो जो क्लासिफिकेशन होगा उस मोड के लिए, उस प्लेन में जब वो उस तरह की जब बेंडिंग करेगा ये, तो उस मॉलिक्यूल में वो प्लेन पूरा एग्जिस्ट करेगा थ्रू दी दो बिलोंगिंग मोड्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर एक सीजरिंग लेता हूं मैं, सीजरिंग कैंची जानते हो, कैंची चलाते हो तो वो एक ही प्लेन में चलता है कि नहीं? यस सर। एक ही प्लेन में अगर आपको किसी को सीजर से काटना है तो वो जो दोनों सीजरिंग जो मोड्स होंगे वो एक ही एक ही प्लेन में होंगे तभी तो कटेगा। एक जो है ऊपर भग रहा है और एक जो है यस। नीचे भगेगा तो काट पाओगे क्या कोई भी चीज? नहीं। नहीं काट पाओगे। तो क्या होता है उससे कि आप सीजर चला रहे हैं और जितने बार भी आप सीजर चलाएंगे, ठीक है, उस मॉलिक्यूल के जिसमें आप सीजरिंग टाइप का आप वो चला रहे हैं उसमें प्लेन थ्रू दी पूरा सीजरिंग मोड आपका उसका जो सिग्मा सिमेट्री है वो आपसे प्रेजेंट रहेगा, वो प्लेन डिस्टर्ब नहीं होगा। समझ आया? लेकिन जब इस तरह की बेंडिंग करोगे आप, जब आउट ऑफ प्लेन मोड होगा तो वहां पर अगर सिग्मा एच प्रेजेंट होगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी उस मोड के ऊपर। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो इसको, थैंक यू सर। इसके एग्जांपल्स को ना मैं पहले आपको बताता हूँ, उस एग्जांपल से मैं आपको उसको समझाता हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर, ठीक है। तो देखो सिग्मा एच के लिए जो क्या बोल रहे हैं अपन, ऑन दी प्लेन, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ना, इसको मैं लिख देता हूँ काई आपका सिग्मा एच पॉजिटिव के लिए, दैट इज मैं ऑन दी प्लेन की बात कर रहा हूँ, और काई सिग्मा एच निगेटिव इसको मैं आउट ऑफ दी प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये भी दो टाइप से होता है और ये भी दो टाइप से होता है।
इसमें किनको रखा गया है, तो इनमें रखा गया है सीजरिंग को, सीजरिंग मोड को, और इसमें रखा गया है एक और जो है वो है रॉकिंग बेंडिंग मोड। और जब निगेटिव आता है उसको बोलते हैं, एक को वैगिंग और एक को बोलते हैं ट्विस्टिंग। ठीक है, अब देखो, सपोज मान लो कि ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ये देखिए, तो सीजरिंग मतलब क्या होता है, सीजरिंग मतलब क्या होता है, एक साथ ये जो है इधर आएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल है वो इधर आएगा, तो एक कैंची समान हो जाएगा क्या, साथ आएंगे तो साथ आएंगे, और अगर दूर जाएंगे, सपोज ये दूर जाएंगे तो एक साथ दूर जाते हैं, तब इसको क्या बोलेंगे, कैंची के समान हो जाएगा क्या, सीजर के समान हो जाएगा क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका Yes, sir. सीजरिंग मोड। लेकिन सपोज मान लो कि ये जो है ये है तो वही, ठीक है, लेकिन जब ये मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है मूव करने का वो सेम डायरेक्शन में, ये अगर इधर जाना की कोशिश कर रहा है तो दूसरा वाला भी उधर ही जा रहा है उसी डायरेक्शन में, और अगर ये जो है अपने अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो ये भी उसी डायरेक्शन में आना चाहता है, तो ये क्या होगा, रॉकिंग मोड। जब ऐसा मोड होगा वाइब्रेशन का तो इसको क्या बोलेंगे, रॉकिंग बेंडिंग मोड। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो कि अगर हम इसको क्या करते हैं, सपोज ऐसे ही और दो मॉलिक्यूल लेते हैं, और इसको मैं दिखाता हूँ सपोज प्लस से, तो इसको भी दिखाता हूँ अगर प्लस से, और इसको दिखाता हूँ एक को प्लस से और इसको माइनस से। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्लस वाले हैं वो एक साथ जो है ऊपर जाएंगे प्लेन से अप, उसको मैं बेस से दिखा दूं क्या, अच्छा बेस से दिखाते हैं क्या, मोटे एंगल से, चलो मैं ऐसे इसको मेंशन कर देता हूँ, वेज को ऐसे ही दिखाते हो क्या, तो ये बोल हाँ रहा है सर। कि जब वेज में जाओगे तो दूसरा वाला बोलता है कि नहीं मैं भी वेज में ही जाऊंगा, समझ आया? तो देखो वेज में आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो प्लेन था, चलो मैं एक मेंशन कर दूं क्या प्लेन, तो अपन क्या करते हैं, एक प्लेन मेंशन करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो प्लेन में था, इस प्लेन में था, ठीक है, तो ये प्लेन में ही चल रहा है, ये दूसरा वाला भी प्लेन में ही चल रहा है, वही मॉलिक्यूल है वही प्लेन है। लेकिन अब जो है जब प्लेन में था तो ये लीनियर से मैं दिखाया था उसको 2D में, अब जो है इसको मैं वेज से दिखा रहा हूँ, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये प्लेन से ऊपर चले गए, अब ये प्लेन में नहीं रहा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिग्मा एच जो है यहाँ पर अब्सेंट हो गया। इसमें दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि इसमें जो है एक जो है वेज पे जा रहा है, ये लीजिए, एक जो है प्लस वाला को मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वेज पे जा रहा है, तो ये बोलता है माइनस, मतलब माइनस का मतलब ये निकाल रहा है ये कि मैं डेस में जाऊंगा, मतलब तुम आगे आओगे तो मैं पीछे जाऊंगा। तो इसमें भी आपका जो प्लेन है जो, वो कैसा प्लेन, और जो सिग्मा एस था हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक है, उसको थोड़ा सा माइंड मत करना, ठीक है। तो देखो इन दोनों में सिग्मा एच जो है इसके ऊपर जाने और इसके नीचे ऊपर नीचे जाने से वो डिस्टर्ब हो गया, निगेटिव आया कि नहीं, अब ऑब्सेंट है कि नहीं, तो कैरेक्टर के लिए मैं निगेटिव दिखाऊंगी कि नहीं, वो तो ऑब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा,
सिग्मा एच का जो कैरेक्टर है वो निगेटिव आएगा। कब? जब ये मोड होगा। क्यों? क्योंकि बेंडिंग मोड तो इन लोग भी हैं, लेकिन ये बेचारे ऐसे मोड कर रहे हैं कि सिग्मा एच को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, उसी प्लेन में आ रहे हैं, उसी प्लेन में जा रहे हैं, अभी भी सिग्मा एच जो है प्रेजेंट है। इन तीनों मॉलिक्यूल्स को आधे आधे उसमें क्या कर देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इज इट क्लियर? इसीलिए जो सिग्मा एच है सीजरिंग और रॉकिंग के लिए पॉजिटिव आता है, और वैगिंग और ट्विस्टिंग के लिए सिग्मा एच जो है नेगेटिव आता है। ओके, कौन था वो क्वेश्चन कर रहे थे? समझ आया? यस सर, ठीक, यस सर। चलिए अब बात करते हैं अपन नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड कैसे निकालते हैं। अब मोड के नाम तो हम जान गए कि कौन सा है, क्या है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड। नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड होता क्या है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हो क्या? DOF से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये किसके बराबर होता है? 3n के। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3n है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसका मतलब है वाइब्रेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड, सभी मोड को मिला करके इन तीनों वाइब्रेशनल, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, इनको जब मिलाया जाता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n मिलता है। और n जो क्या है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दोज मॉलिक्यूल। क्या है आपका n? क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ओके, तो इस फार्मूले से अगर कोई बोलता है कि सर वाइब्रेशनल मोड पढ़ रहे हैं अपन, तो वाइब्रेशनल मोड बराबर क्या होगा? तो इतना मैथ तो मेरे को भी आता है कि 3n माइनस ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड, यही आपका क्या हो जाएगा? वाइब्रेशनल मोड। तो अगर आपको ट्रांसलेशनल मोड और रोटेशनल मोड पता चल जाएगा तो आप वाइब्रेशनल मोड कैलकुलेट कर पाएंगे कि नहीं? कर लोगे? यस सर। लेकिन दिक्कत ये है कि तुमको वो ट्रांसलेशनल मोड बताएगा कि तुमको खुद पता करना पड़ेगा, तो ये चैलेंजिंग है। समझ आया क्या चैलेंजिंग यस है? सर। ये चैलेंजिंग। तो इसको डिब्बे में बंद करो, ठीक है, और माइंड में लॉक करो। अब अपन बात करते हैं, चलो, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल जो होंगे उनके लिए आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और रोटेशनल मोड वगैरह, जो वाइब्रेशनल मोड वगैरह, वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर linear molecule, फॉर linear molecule, और फिर बात करते हैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की, और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। एक बात करेंगे अपन फॉर ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स, या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं जिसको, फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या भी बोलते हैं, और ट्रांजिशन स्टेट। ओके, ये कैलकुलेशन करने आता है किसको किसको आता है भाई? हाँ सर आता है। सर आता है। करते हो कैलकुलेट? तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं सब अभी, ठीक है।
आगे मूव करना था हमको। चलिए, जब आ गया है तो पढ़ते हैं। इसमें भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में भी फिर से क्या होता है आपका, लीनियर और नॉन लीनियर। अब आप बताइए यहाँ पर कि अगर रोटेशनल मोड की बात करें, सबसे पहले किसकी बात करते हैं, रोटेशनल मोड की। तो रोटेशनल मोड कितना होता है लीनियर के लिए, कितना होता है रोटेशनल मोड? 3n माइनस, अच्छा रोटेशनल मोड सर 2 होता है, ट्रांसलेशनल 3 होता है। रोटेशनल मोड तो 2 होता है। वेरी गुड। और 3n मतलब रोटेशनल 2 होता है, लेकिन नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, रोटेशनल मोड 3 होता है। वेरी गुड, 3 होता है। ओके, तो अब अगर हम पूछें आपसे कि अगर हम इसी को अब ट्रांसलेशनल मोड की बात करें तो वो कितना होता है, तो ये तो सबसे अच्छा होता है, दोनों में 3 होता है बोलोगे। अरे तीनों कोऑर्डिनेट्स में ये ट्रांसलेट हो सकते हैं, कोई मॉलिक्यूल लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर, तो इसके लिए दोनों जगह क्या आता है, यस 3। सर। अब आप बोलेंगे कि वाइब्रेशनल मोड क्या होगा, तो 3n होगा माइनस में ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड। तो यहाँ पर तो 3 और 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, दोनों मोड को मिलाओगे तो, और यहाँ पर रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल जो होते हैं वो 6 हो जाएंगे। तो वाइब्रेशनल मोड क्या होगा, तो वाइब्रेशनल जो मोड है वो क्या होगा, 3n माइनस 5। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही वाइब्रेशनल मोड 3n माइनस 6। ठीक है, अरे सही जा रहे हैं क्या? यस सर। वेरी गुड। हाँ सर। तो अगर इनकी अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज में, अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ें तो सपोज ये जो पहले वाले अभी को हम फिर इसके लिए बात कर रहे हैं लीनियर के लिए, और यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉन लीनियर के लिए, और फिर यहाँ पर हम अलग से पढ़ेंगे एक्टिवेटेड के लिए, जो आपका ये जो एक्टिवेटेड था उसके लिए लीनियर में, फिर नॉन लीनियर में। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, अभी तक हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ये जो आपका वाइब्रेशनल मोड है वो 3n माइनस 5 है, और यहाँ पर वही वाइब्रेशनल जो मोड है वो कितना आ गया आपका, 3n माइनस 6 है। इतने मेरे को मोड क्या मिलेंगे, वाइब्रेशनल। लेकिन यहाँ भी इसमें स्ट्रेचिंग होगा और आपका बेंडिंग भी तो होता है क्या, अरे होगा। यस सर। स्ट्रेचिंग और बेंडिंग का क्या खेल होगा, यहाँ पर अगर इसकी बात करें स्ट्रेचिंग की और इधर बात करेंगे बेंडिंग की, तो स्ट्रेचिंग आप बोलोगे सर कि जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे मॉलिक्यूल में उससे एक कम जो है स्ट्रेचिंग मोड होता है। तो स्ट्रेचिंग मोड का जो फार्मूला है वो क्या निकलता है, वो होता है n माइनस 1। तो इस 3n माइनस 5 से n माइनस 1 जो है स्ट्रेचिंग है, तो बाकी जो बचे वो क्या है, बेंडिंग। तो क्या बच गए, 2n माइनस 4 बोलोगे आप, तो बेंडिंग मोड का कितना नंबर निकलता है, टोटल बेंडिंग मोड 2n माइनस 4। इज इट क्लियर? तो वैसे ही इसके लिए क्या निकलेगा, यहाँ भी तो वही होगा ना, इसके लिए भी स्ट्रेचिंग होगा और इसके लिए भी बेंडिंग होगा। नॉन नॉन लीनियर के लिए स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। ओके, तो स्ट्रेचिंग क्या निकल के आएगा इसके लिए, यहाँ भी n माइनस 1। 1, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा आपका 2n माइनस 5।
ओके क्लियर? Yes, यस सर। ठीक है, चलो अब बात आती है कहाँ, एक्टिवेटेड के लिए। तो एक्टिवेटेड के लिए लीनियर के लिए जो रोटेशनल मोड है वो तो कितना ही आएगा, 2 ही आएगा। यहाँ भी आपका जो रोटेशनल मोड है नॉन लीनियर के जैसे उसमें होता था नॉर्मल मॉलिक्यूल में, 3 ही आएगा। लेकिन ट्रांसलेशनल जो है उसका क्या खेल होगा, तो 3 ही होता है। यहाँ भी आपका ट्रांसलेशनल 3 ही होगा। बट जो चेंज आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में वो इम्पोर्टेंट है वाइब्रेशनल मोड में। और वाइब्रेशनल मोड किसके बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर 3n-5, और जब 3n-5 होता तो इतना हम पढ़ते क्यों? ठीक है, इसका होता है 3n-6 और इसमें होता है वाइब्रेशनल मोड 3n-7। ओके, समझ आया क्या भाई? हाँ कौन सर। बताएगा ऐसा क्यों? Yes. कौन बताएगा ऐसा क्यों? रिप्लाई करो। आस्था वर्मा। हाँ सर। क्यों होता है ऐसा? सर जो लीनियर वाला है उसका थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ रहा है कि वो ट्रांसलेशनल के साथ रोटेशनल करेगा तो वो पेयर में 6 बना लेगा, तो 3n-6 उसमें बन भी जाएगा। बट अगर हम नॉन लीनियर की बात करेंगे तो वो कंसेप्ट मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर वो ट्रांसलेशनल के साथ रोटेशनल मोशन भी करेगा तो फिर वो उसका पेयर 9 में होना चाहिए ना, कंबाइन होकर के, तो 3n-9 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। आप 7 क्यों लिखे वो नहीं समझ में आया सर मुझे। देखो मैं कॉम्बिनेशन नहीं बता रहा हूँ कि उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पर 3 into 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। मैं फार्मूले में कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं बोला, मैं तो ऐड कर रहा था। तो 3 + 2 5 हुआ यहाँ पर, इसमें देखो यहाँ पर 3 + 2 5 लिखा हूँ, और नॉन लीनियर में 3 + 3 था इसलिए 6 लिखा हूँ, 3n-6। लेकिन यहाँ पर फार्मूला तो मेरा वही है, लेकिन 3n में मैं घटाना मेरे को 5 था लेकिन 6 घटा दिया, इसमें 3 + 3 6 घटाना था लेकिन 7 घटा दिया। मतलब मैं एक कम वाइब्रेशनल मोड मिलेगा मेरे को। मैं 5 से घटाना था तो 6 से घटा रहा हूँ, तो एक कम और मिल रहा है। मिलना चाहिए था जैसे 10 तो वो 9 मिलेगा, लेकिन कब, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, अब यहाँ से अब एक जब ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर जब वो, अगर सिंपल सी बात करूँ ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ, तो आप ऐसा पढ़े होंगे कि अगर सपोज मान लो कि कोई ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ये इधर से ऐसे बॉन्ड टूट रहे हैं और इधर से बॉन्ड जो है बन रहे हैं। यही होता है क्या? Yes, sir. ठीक है, लेकिन ये जो आपकी पूरी वाइब्रेशन है इसके लिए एनर्जी तो रिस्पॉन्सिबल होगी ना, जो आपका मॉलिक्यूलर एनर्जी टोटल होगी वो तो सब इन्हीं एनर्जी का तो ये वो है, एड है, सम है। तो होता क्या है कि एक एनर्जी जो वाइब्रेशनल कर सकती थी उतनी एनर्जी जो है ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स में, वो उतनी एनर्जी बॉन्ड बनने में और बॉन्ड को तोड़ने में कंज्यूम हो जाती है। समझ आया? तो वो जो मोड था, एक मोड के बराबर जो एनर्जी है वो किस में लगती है, बॉन्ड को बनाने में और बॉन्ड को तोड़ने में, जब वो साथ साथ ट्रांजिशन स्टेट जो बनाए जाते हैं। इज इट क्लियर? इसलिए एक कम मोड मिलता है आपका वाइब्रेशनल का, इसमें जब आपको क्वेश्चन करे वो ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कंडीशन की स्थिति में। समझ आया? हाँ सर। तो इसमें कॉम्बिनेशन वगैरह ऐसा वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला जो पढ़ा रहा था उसमें मैं वैल्यू रखते गया और ये चीजें मेरे को मिलती गई। ओके,
लेकिन ये जो आप जो पढ़ रहे हैं ना स्ट्रेचिंग मोड, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये जो आपका स्ट्रेचिंग मोड होता है जिसके लिए आप फार्मूला निकाल रहे हैं, ये जो है n-1 जो होता है वो ए साइक्लिक के लिए एप्लीकेबल, इसके लिए ए साइक्लिक। लेकिन अगर बात करें साइक्लिक की, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए, ये जो स्ट्रेचिंग मोड होता है उसका जो वैल्यू होता है वो n होता है, इसके लिए और साइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। अब आप बोलेंगे सर इसमें एक एक्टिवेटर में एक कम आ रहा था, लेकिन नॉन साइक्लिंग में स्ट्रेचिंग जो है वो एक ज़्यादा आ रहा है नॉर्मल फार्मूले से, ठीक है। तो ये जो आपका एक एडिशनल मोड आपका क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, दिस ऑब्जर्व्ड एडिशनल मोड, called ब्रेजिंग मोड। नाम सुने हो क्या, ब्रेजिंग? कौन सर? क्लियर? तो चले एग्जांपल कर लें अपन। सर हाँ सर आप जो साइक्लिक कंपाउंड और एसाइक्लिक का जो बाइफरकेट किए हो अलग अलग फॉर्मूला, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ना कि अगर डबल बॉन्ड वाला केस आएगा तभी भी यही फॉर्मूला लगाएंगे करके। ना 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 ना, डबल बॉन्ड वाला फार्मूला नहीं बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ एसाइक्लिक एंड मैं बोल रहा हूँ साइक्लिक, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड उसका कोई मतलब ना ना यहाँ ना पे रोल ना नहीं है ना सर? ना ना ना, मैं यहाँ पर सेचुरेशन ओके सर। और अनसेचुरेशन इस सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ साइक्लिक एंड एसाइक्लिक, हाँ सर। ठीक है। चलो, तो क्यों ना अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की आपको समझ आए कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आप, ठीक है, वो फॉलो हो रहे थे। तो एक तरफ अपन क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स देखते हैं, और दूसरे तरफ सर हाँ एक क्वेश्चन है सर, जैसे पढ़ते पढ़ते कई बार ये भी आता है नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन करके, तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन जो फंडामेंटल मोड्स हैं उन्हीं को ही बोलते हैं कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है सर? नहीं, वही फंडामेंटल नॉर्मल मोड्स, मतलब जो फंडामेंटल मोड्स, सीधा वाइब्रेशनल मोड बोला ना वो मैं मेंशन नहीं किया कि वो जो है स्ट्रेचिंग पूछ रहा था कि बेंडिंग बोलता है, तुम पूछ रहे हो कि वाइब्रेशनल मोड क्या होता है। मैं तो इतना जानता हूँ स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। तो वहाँ कौन सा फार्मूला यूज करोगे आप, वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 3n माइनस रोटेशनल मोड प्लस ट्रांसलेशनल मोड, ओके। यस सर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स देखते हैं, उसके बाद अपन वाइब्रेशनल मोड चेक करते हैं, और उन वाइब्रेशनल मोड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग देखते हैं, और एक देखते हैं आपका बेंडिंग, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करते चलना। पहला है H2O, ठीक है, सॉल्व करना भाई। दूसरा है NH3 एंड थर्ड वन इज CO2, fourth is PCl5, sixth is C2H2 linear, ठीक है, 7 SF6, और ये हो जाएगा आपका एक CH4, 8th नंबर CH4, और एक देखते हैं अपन C6H6, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मैं बताऊं कि हो जाएगा, बन जाएगा, हो जाएगा सर। रहेगा। तो क्या होमवर्क छोड़ दो? हाँ सर, आपकी जैसी मर्जी।
चलो एक बता देते हैं। वाइब्रेशनल मोड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे? 3n-6 3n- जो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होगा वो वाला। स्ट्रेचिंग में क्या लगाएंगे? n-1, और जो बच जाएगा इनके अकॉर्डिंग वो तो उसमें क्या हो जाएगा? बेंडिंग का। ओके, तो H2O में n का वैल्यू क्या है? यहाँ पर n का वैल्यू मेंशन करो। H2O में कितना है? 3 है। 3, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, दैट इज n इज इक्वल टू 3। और वाइब्रेशनल मोड की जब बात करेंगे तो 3 टू द 3 है ना, 3 3 हो जाएगा। बाई 3 9 9, और 9 में कितना घटाऊंगा मैं? 5 की 6। 6 सर, वाई? क्योंकि ये H2O लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है ना सर, बैंड शेप्ड है। वेरी गुड। H2O जो है लीनियर नहीं होता, ये नॉन लीनियर है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे? 3 इंटू 3 माइनस 6, दैट इज कितना आएगा? 3 आएगा सर। वेरी गुड। अब ये 3 में से n का वैल्यू क्या है? 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 तो कौन है? स्ट्रेचिंग, ठीक है, और 2 कौन है? सॉरी, वो 1 कौन है? बेंडिंग। समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इनको कैसे हम समझें, थोड़ा सा बताओ। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ? तो स्ट्रेचिंग दो ही टाइप के तो होते हैं। स्ट्रेचिंग जो है दो ही टाइप का तो होता है। कौन कौन से? कौन कौन सा? सिमेट्रिक और सिमेट्रिकल और Scissor- एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, ठीक है। सीजरिंग बोल रहे हैं, सॉरी, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। वो क्या हो जाएगा? एक जब H2O एक जब H2O जो है वो क्या करेगा? एक साथ एक तरफ जाएंगे, मतलब दोनों साथ दूर जाएंगे, दोनों साथ पास आएंगे। और एक कौन होगा? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। हो गया 2 मोड, 2 मोड। ओके, यस सर। बेंडिंग का कौन सा होगा? H2O का कैरेक्टर टेबल जानते हो? ठीक है, यस सर। वहां से वो पता लगा पाओगे कि उस बेंडिंग मोड्स का कैरेक्टर कौन सा निकल रहा है, और उस कैरेक्टर में सिग्मा H का वैल्यू क्या है। समझ आया? कैरेक्टर टेबल का क्या यूज होता है? क्योंकि जब ग्रुप थ्योरी आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए तो ये ग्रुप H2O के लिए मेरा C2 के लिए कैरेक्टर टेबल दिया है, तो इसमें इनका कौन सा कैरेक्टर जो है? सर H2O के कैरेक्टर टेबल में तो सी का है। क्या चीज? सर H2O के कैरेक्टर टेबल में सिग्मा H वाला तो नहीं रहता क्या सर? सिग्मा V वाला ही रहता है शायद। सिग्मा V वाला। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सिग्मा H उसमें निगेटिव है कि पॉजिटिव है, और सिग्मा H निगेटिव है वहां पर, तो सिग्मा H का सवाल ही नहीं उठता। तो उस मोड के लिए कौन सा कैरेक्टर, वो जो A1 B1 B2 जो जो कैरेक्टर टेबल आता है ना, तो उसमें जो हाँ सर। जो अलाउड कैरेक्टर होगा उसके लिए कौन कौन से कैरेक्टर उस बेंडिंग मोड को उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मान लो कि मेरा B1 जो है क्या निकल रहा है?
बेंडिंग मोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें H2O के। लेकिन जब इसमें C2 देख रहे हैं अपन, सिग्मा भी देख रहे हैं, तो C2 जो है उस बेंडिंग मोड के लिए क्या है, निगेटिव है। तो वो ऐसा बेंडिंग करेगा कि आफ्टर बेंडिंग C2 एक्सिस विल बी एब्सेंट। तो ये जो ग्रुप थ्योरी का जो कैरेक्टर टेबल होता है वो बहुत सारी चीजों को आपको क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। एक्चुअल में वाइब्रेशनल मोड तो पता है, तुमको बता दिए कि वाइब्रेशनल मोड है, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर फर्दर आपका एक्सप्लोर होता है और आगे वो पूछता है, तो वो ये पूछेगा कि बेंडिंग मोड तो पहचान गए आप, लेकिन बेंडिंग मोड के जो टाइप्स हैं उनको तुम कैसे पहचानोगे कि कौन से बेंडिंग मोड को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, सीजरिंग को कर रहा है कि वैगिंग को कर रहा है कि ट्विस्टिंग को कर रहा है। तो वहां पर आप उनके एलिमेंट्स के ऑपरेशन देखोगे कि कौन से बेंडिंग मोड्स में कौन कौन से कैरेक्टर के वैल्यू जो है पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और जो मोड हमारा एक्टिव है बेंडिंग मोड के लिए, उसके लिए कौन से जो है कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। समझ आया? सर हाँ पूछिए पूछिए। तो सर कैरेक्टर टेबल में जैसे वो A1 A2 कैरेक्टर टेबल में सर A1 A2 B1 B2 ऐसे दिया रहता है सर, तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बेंडिंग मोड और स्ट्रेचिंग मोड के लिए है करके? एग्जैक्टली। तो जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो तो उस ग्रुप थ्योरी वाले पोर्शन में बताया जाता है कि इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा मोड जो है वाइब्रेशनल को शो कर रहा है, कौन सा रोटेशनल को शो कर रहा है। ठीक है, जब लेक्चर चालू होंगे ग्रुप थ्योरी के तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर क्लास में आपको मैं ऐड कर दूंगा, पूरा चीज सिखा दूंगा कि कैसे रोटेशनल पहचान होगी, कैसे वाइब्रेशनल पहचान होगी। उसके लिए आपको दिखाना क्या होता है, कैरेक्टर टेबल। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर फंडामेंटल मोड्स निकलवा रहा हूँ आपको, वैसे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप थ्योरी वहाँ पर भी हम वाइब्रेशनल मोड्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उसको जस्टिफाई करते हैं कि कौन से मोड जो है उनको मतलब फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको नहीं समझा, उसके लिए मुझे पूरा कैरेक्टर टेबल लाना पड़ेगा। ठीक है, आएगा धीरे से, टेंशन मत, सब सीखेंगे। ओके, यस सर। ठीक है, तो कौन कौन जुड़े हुए हैं, मैं आपका एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ। ठीक है, कोई डाउट